तो आज का अपना टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से क्या समझते हो आप लोग? देखो, न्यूट्रिशन का सीधा सा मतलब है कि वो कौन से सोर्सेज हैं, फूड सोर्सेज, जिनसे अपनी बॉडी को एनर्जी मिलती है, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब अपनी बॉडी को कौन कौन से फूड सोर्सेज से एनर्जी मिलती है? वेरी गुड। सबसे पहले तो हो गया आपके कार्ब्स, प्रोटीन, गुड, और है फैट, विटामिन, एंड एक और बताया था ना आपको, क्या रह गया? मिनरल्स। देखो, ये पांचों फूड सोर्सेज जो हैं, या ये जो पांचों कंपोनेंट है, यही आपके बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यानी कि आपकी बॉडी की ऑल डिमांड्स जो हैं वो इन्हीं पांच कंपोनेंट से फुलफिल होती है। ठीक है, और ये पांचों ही बॉडी के लिए बहुत कंपलसरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। कोई डाउट इस बात में तो नहीं है ना? रजनी, सही बात है? लगता है तेरे को कुछ गलत है इसमें? नहीं है ना? यही तो पढ़ा था पढ़ने। और जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी बॉडी के अंदर इन कंपोनेंट्स के द्वारा, आपके बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज उसी पर्टिकुलर एनर्जी की वजह से अपनी बॉडी फंक्शन कर पाती है। आपके वाइटल ऑर्गन्स अपनी फंक्शनिंग कर पाएंगे, आप चल फिर पाओगे, मैं बोल रहा हूं, तो उसकी वजह भी क्या है? इन्हीं कंपोनेंट्स के द्वारा जो एनर्जी मिली है वही उसकी एक पर्टिकुलर वजह होती है। ठीक है, आज इस चैप्टर के अंदर अपन यही डिस्कस करेंगे कि ये पांचों कंपोनेंट्स जो हैं वो किस प्रकार से अपनी बॉडी गेन करती है और कौन से पर्टिकुलर रिसोर्स से किस टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कौन कौन से इनके सब टाइप्स हैं, या किस फॉर्म के अंदर अपने को इन प्रोडक्ट के द्वारा एनर्जी बॉडी के अंदर मिलेगी या अपन लेंगे, और इनके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिनसे अपने को ये मिलेंगे। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट्स की। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपकी बॉडी के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, या मैं कहूं एक मेजर सोर्स होता है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी के अंदर। तो ये क्या हो गया? इट्स ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कि जितने टाइप की बॉडी को आपको एनर्जी मिलेगी पांचों कंपोनेंट में सबसे ज्यादा किससे मिलेगी अपने को? कार्बोहाइड्रेट से, कार्ब्स से। ठीक है, और इस पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो बॉडी के हर सेल्स एंड टिश्यूज के लिए नेसेसरी होती है। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जाए कि फूड सोर्सेज के अंदर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फूड कौन सा है, तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट से, कार्ब्स आपकी। अंडरस्टूड? दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स आपके हर बॉडी एंड सेल्स तक एक प्रॉपर या प्रीफर्ड फॉर्म के अंदर पहुंचता है, जिसको बोलते हैं अपन क्या? ग्लूकोज। यानी कि आपकी बॉडी एंड सेल्स जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी को गेन करती है या उसकी वजह से वो क्या रहती है? अलाइव रहती है, तो वो फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, तो इस ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर ही अपने सेल्स एंड टिश्यूज को एनर्जी मिलेगी, और वो इसी को आइडेंटिफाई करती है, इसके अलावा अदर फॉर्म को वो आइडेंटिफाई नहीं करती है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होगी। तीसरा, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट आपके लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर जाते तो हैं ही, उनका मेटाबॉलिज्म होता है, उनर से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसके अलावा एक्स्ट्रा काम क्या करता है? ये लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करता है, मतलब आपकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो होती है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका एक्सक्रीशन भी ये साथ में लेके चलता है, किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है ये। अंडरस्टूड? समझ गए? इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के जो मेजर सोर्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे ज्यादा तो आपके जो ग्रेन्स होते हैं वो मेजर सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है,
उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स भी सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट अपने अंदर रखते हैं, ठीक है। नट्स वगैरह होते हैं, जो व्हीट वगैरह जो आपके ग्रेन्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स भी होती है जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कि ईच एंड एवरी फॉर्म ऑफ फूड हैव सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, समझ गए। मेजर सोर्स होते हैं ग्रेन्स, और आपके जो मिल्क होता है वो मेनली आपका मेजर सोर्स होता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है, या अदर जो भी आपके फूड सोर्सेज हैं उनके अंदर भी सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, समझ गए। बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी ये कार्बोहाइड्रेट आपका रेस्पॉन्सिबल होता है। भाई सीधी सी बात है, मेजर सोर्स है, तो बॉडी की ओवरऑल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके लिए आपके कार्बोहाइड्रेट बहुत नेसेसरी एलिमेंट है, समझ गए। कोई डाउट इस बात में? अब अपने को ध्यान में रखने वाली बात यह है यहाँ पे कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कुछ स्पेशल नीड होती है क्या? मतलब किस फेज के अंदर ज्यादा एनर्जी अपने को चाहिए होती है, या कहाँ पे आपको ध्यान में रखना होता है? नॉर्मली जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो वहां से लेके जब तक वो मरता है तब तक उसको खाने के लिए चाहिए होता है एक नॉर्मल अमाउंट, तो उसको चाहिए होता है। जैसे मैं बात करूं कि साहब आपको 3000 किलो कैलोरी पर डे की तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो ये तो उसको मिलती है। लेकिन ऐसी कुछ स्पेशल कंडीशंस या सिचुएशन होती है जिसके अंदर ये डिमांड बढ़ जाती है। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर डिमांड बढ़ जाएगी। वुमेन लैक्टेशन फेज के अंदर है तो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर बच्चा जन्म लिया है, ठीक है, और चाइल्डहुड है उसका, तो चाइल्डहुड के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत नेसेसरी होती है, तो डिमांड जो है वो स्पेशल डिमांड होती है। वहाँ पे आपको ध्यान रखना ही रखना है। अगर आपने जो भी डिमांड्स है, जो भी नेसेसिटी है उसको फुलफिल नहीं किया तो क्या हो सकता है, वहाँ पे ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है, माल नरिश रह सकता है बच्चा। तो चाइल्डहुड के अंदर और एडोलसेंस, तो ये 4 फेज होती है, इनके अंदर मेनली स्पेशल नीड होती है न्यूट्रिशन की, ठीक है, और नॉर्मल रिक्वायरमेंट से ज्यादा न्यूट्रिशन आवश्यक होता है। या ईच एंड एवरी फूड सोर्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर डाइट, ठीक है। अगर आपने किसी की भी डेफिशिएंसी कर दी इन 5 कंपोनेंट से तो क्या होगा, वहां पे डेफिशिएंसी की वजह से माल नरिशमेंट देखने को मिल सकता है, ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है, माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स देखने को मिल सकती है, स्पेसिफिक डिफेक्ट इन एनी बॉडी पार्ट आपको देखने को मिल सकता है, समझ गए। तो ये कुछ कंडीशंस होती है जिनके अंदर आपको ये जो स्टेजेस होती है लाइफ स्पान की, उसके अंदर अपनी न्यूट्रिशन नीड बढ़ जाती है। अब यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन होना चाहिए नॉर्मली हिसाब, जैसे आपने बता दिया कि प्रेगनेंसी के अंदर डिमांड बढ़ जाएगी या लैक्टेशन के अंदर बढ़ जाएगी, चाइल्डहुड के अंदर बढ़ जाएगी और एक एडोलसेंस के अंदर भी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे कौन सी लाइफ स्पान बाकी रह गया? अब इन 4 के अलावा भी तो लाइफ स्पान होता है ना, एक मतलब आम मनुष्य की जिंदगी गुजरती है अलग अलग फेजेस के अंदर, तो लाइफ स्पान की फेजेस की बात कर रहा हूँ। एडल्ट रह गया ना, एडल्ट है, ओल्डर एडल्ट है, ठीक है, ओल्ड एज है, तो इनके अंदर डिमांड नहीं होती है, होती है, तो वो स्पेशल क्राइटेरिया में क्यों इंक्लूड नहीं किया उसको? मैंने कहा कि इन फेजेस के अंदर तो आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, मतलब वहां पे प्रॉपर फोकस होना ही होना चाहिए आपका। अगर नहीं हुआ तो वहां पे डेफिशिएंसी श्योरली देखने को मिलेगी, सीवियरली बॉडी डिफेक्ट या इंपेयरमेंट देखने को मिल सकता है। चलो ये फैक्टर आपका मान लिया कि वहां पे स्टेबल ग्रोथ होती है, ठीक है, और इसके अलावा क्या रीजन हो सकता है? और वो तो एक्स्ट्रा है, वो तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो सबके समझ में आ गया बेटा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एडल्ट, ओल्डर एडल्ट एंड ओल्ड एज, इसके अंदर स्पेशल नीड्स फॉर मॉनिटरिंग टुवर्ड्स एनर्जी सोर्सेज या जो भी आपकी स्पेशल नीड्स है उनकी आवश्यकता क्यों नहीं है वहाँ पे? वो यहाँ पे
एक एडल्ट के अंदर, ओल्डर एडल्ट के अंदर और ओल्ड एज के अंदर धीरे धीरे जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉफी की तरफ जाती है, एजिंग प्रोसेस अपनी स्टार्ट हो जाती है, तो जो सेल्स एंड टिश्यूज की रिक्वायरमेंट है वो भी कम होती जाती है। तो आपको एक बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेट मेंटेन करनी होती है, बस जैसे 3000 किलो कैलोरी है ये सफिशियंट होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बैलेंस्ड होनी चाहिए आपकी डाइट, मतलब सारे पार्ट, सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड सोर्सेज, सॉरी एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड होनी चाहिए आपकी डाइट के अंदर, ठीक है। लेकिन रिक्वायरमेंट यहाँ पे बढ़ती नहीं है, कम होती जाती है, क्षीण होती जाती है धीरे धीरे, अगर मैं कहूँ तो, समझ गए। और उसका कारण क्या होता है, एजिंग प्रोसेस, समझ गए ना। अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट के अंदर मेजरली अब तक पूछा गया ना, वो ये पूछा गया है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या कार्ब्स आपके कितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो कितनी करती है, 4 कैलोरी पर ग्राम देखने को मिलती है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। और ये रिपीटेडली पता नहीं कितने एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है अब तक, ठीक है। यहाँ पे मैं तीनों का ही बता देता हूँ आपको। कार्ब्स के द्वारा 4 आपकी किलो कैलोरी प्रोड्यूस होती है 1 ग्राम से, और 1 ग्राम ऑफ फैट से कितनी मिलेगी अपने को, 9, ठीक है। प्रोटीन से कितनी मिलेगी, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलेगी, 4 कैलोरी। यही उम्मीद थी मुझे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी मिलती है, और आपके जो फैट है उनसे 9 कैलोरी पर ग्राम अपने को मिलती है। याद रखना, ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल है, चांसेस बहुत कम है, अगर पूछे तो अपने को पता होना चाहिए, अंडरस्टूड। तो ये मेजरली कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डाटा अपने को पढ़ना चाहिए था वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ तक किसी को डाउट है तो बता दो, नहीं तो फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन। कुछ पूछना है? नेक्स्ट आता है आपके फैट्स। फैट्स और लिपिड्स। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे कार्बोहाइड्रेट एक एक्टिव सोर्स है ना बॉडी का फूड ऑफ एनर्जी के लिए, वैसे आपके फैट्स जो हैं वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ग्लाइकोजन होता है। हाँ, वेरी गुड। देखो क्या होता है कि अपन सारे कंटेंट लेते हैं, तो बॉडी को जो एक्चुअल नीड होती है वो कार्बोहाइड्रेट से या जो भी ग्लूकोज जनरेट हो रहा है वो अपनी बॉडी के काम आ जाता है। अब फैट एक ऐसा कंपोनेंट है फूड का जिसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होगी आपके, वो बॉडी के अंदर स्टोर्ड हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और जब जब बॉडी को नीड होगी आपके, ये ग्लाइकोजन टूट के किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, अंडरस्टूड। अब बात करते हैं अपन की साहब फैट, ये तो पढ़ लिया अपन ने, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि एक्सेस जितना भी फैट और लिपिड आपकी बॉडी लेगी वो उसको क्या कर देगी, स्टोर्ड कर देगी। अब स्टोर्ड कहां करेगी, आपके एडिपोज टिश्यूज के अंदर। कहां कहां होते हैं एडिपोज टिश्यूज बेटा, हाँ, सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर। और इसके अलावा सबक्यूटेनियस फैट आपने बता दिया है। अब ये मान लो कि जैसे अगर उससे भी ज्यादा एनर्जी बन गई और वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो गई, वहां पे जगह नहीं है, तो अंदर बॉडी टिश्यूज में नहीं होगी, सेल्स एंड टिश्यूज में नहीं होगी, ऑर्गन्स की जो आउटर लेयर है वहां पे सब नहीं हो सकती, तो सबक्यूटेनियस क्यों बोला। यू आर ए बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट बेटा, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ रिप्लाई फ्रॉम यू। जितने भी टाइप के सेल्स एंड टिश्यूज है वहां पे आपकी जो पर्टिकुलर फैट है जो एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में बन रही है वो कहीं पे भी डिपॉजिट हो सकती है। देयर इज ए नो स्पेशल क्राइटेरिया फॉर दिस,
ठीक है। तो आपके जो फैट है, इसीलिए आपकी जितने भी ऑर्गन्स हैं, बॉडी कैविटीज है, उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। ठीक है, उनकी जो आउटर लेयर होती है ना, वो फैट टिश्यूज की बनी होती है, फैट वहां पे प्रेजेंट होता है। इसीलिए आपके काफी हद तक आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करवाती है फैट और लिपिड्स। ठीक है, इसलिए आपने जनरली देखा होगा कि जो मोटे आदमी हैं उनको सर्दी कम लगती है। क्यों लगती है उनको? क्योंकि उनकी कवरिंग जो होती है वो फैट टिश्यूज की होती है और वो हीट जनरेशन करवाती है, उनको कोल्ड उनको इन्वेड नहीं कर पाती है। ठीक है, सराउंडिंग्स के अंदर वो क्या रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं इन कंपेरिजन टू यू। ठीक है, मतलब जो भी एक नॉर्मल हेल्दी या थिन पर्सन है, उससे एक ओबीस पर्सन कम सर्दी लगेगी उसको कोल्ड एनवायरनमेंट में। उसका रीजन यही होता है कि आपकी जो फैट्स हैं वो क्या रहती है, बॉडी के हर सेल्स एंड टिश्यूज के ऊपर कवरिंग बना लेती है। अब एक्सेस एनर्जी लेंगे अपन कंटिन्यूअसली तो कहीं ना कहीं तो जमा होगे ना, समझ गए। लेकिन बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर आउटरली और इंटरनल ऑर्गन्स की कवरिंग तक भी आपकी फैट प्रेजेंट रह सकती है, वहां पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब जहां उसको जगह मिलेगी वहां पे वो अपनी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बॉडी के अंदर इकट्ठी करती जाएगी, समझ गए। तो आपके जो रेगुलेशन होता है किसका, टेम्परेचर का, उसके अंदर भी आपके फैट और लिपिड काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं, अब एटमॉस्फेरिक चेंजेस वही कि जैसे मान लो एक तो कोल्ड वगैरह हो रही है तो उसके अंदर बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। इसके अलावा आपके बॉडी को वो प्रोटेक्टिव नेचर भी प्रोवाइड करती है। जैसे मान लो एक थिन पर्सन है, अगर फैट डिपोजिशन नहीं है तो स्लाइटली अगर रेसेस भी होते हैं तो उनके अंदर स्किन इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है भाई, थिन लेयर है, इजिली वियर या टीयर हो सकती है। और एक ओबीज के अंदर ये चांसेस कम रहेंगे क्योंकि उनकी कवरिंग रहती है, प्रोटेक्टेड रहते हैं फैट टिश्यूज से, फैट की लेयर होती है। ठीक है, तो ये जो स्किन लीजन्स हैं वो भी कम बनते हैं। कोई डाउट? और आपके सबसे ज्यादा जो एनर्जी जनरेट करने वाला सोर्स है वो भी आपके फैट और लिपिड ही है, क्योंकि 1 ग्राम फैट से कितने मिलते हैं अपने को, 9 कैलोरी पर ग्राम अपने को रिसीव्ड होता है। ठीक है, जस्ट डबल होता है और डबल से भी ज्यादा ही होता है बल्कि। तो इसलिए ये क्या है, मेजर सोर्स है आपके स्टोर्ड एनर्जी का। दूसरा, अगर मान लो फैट की एक्सेस हो जाती है तो फैट की एक्सेस की वजह से भी बहुत सारे बॉडी के अंदर दिक्कतें हो सकती है। बेनिफिशियल तो है ही, लेकिन अगर एक्सेस होती है, एक्सेस तो हर चीज की क्या रहती है, डेंजरस ही होती है। तो फैट की अगर एक्सेस हो रही है तो सबसे ज्यादा तो चांसेस रहते हैं सीवीएस डिजीजेस के, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होती है। क्यों? फैट क्या करती है ऐसा कि सीवीएस के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है, आर्टरीज को ब्लॉक कर देती है। वेरी गुड, कैसे करती है ब्लॉक? एम्बोलिज्म, एम्बोलिस तो नहीं बनता बेटा, ये आपको डिफरेंस नहीं पता क्या, एम्बोलाई थ्रम्बाई? देखो एम्बोलाई जो होता है वो एयर का अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वेसल्स के अंदर तो उसको अपन एम्बोलाई बोलते हैं, जो कंटेंट एयर का बबल जो है, और प्रोसेस एम्बोलिज्म होती है। और जो थ्रम्बाई दूसरा एम्बोलाई में वो भी हो सकता है जो क्लॉट आपके फ्री फ्लोटिंग है, फ्री फ्लोटिंग क्लॉट भी है। हाँ, लेकिन जो फैट की वजह से एक्चुअली होता क्या है, डिपोजिशन ऑफ फैट होता है इंटरनल सरफेस या इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड वेसल्स, एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मतलब बॉडी आपकी क्या मानती है इसको, फॉरेन पार्टिकल मानती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है तो धीरे धीरे ये एथेरोमा प्लेक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जब प्लेक के अंदर कन्वर्ट होगा तो जो डायमीटर होता है ब्लड वेसल का वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई जाना चाहिए था उतना प्रॉपरली नहीं जाएगा और उसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, कार्डियक स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। और उसको तो कंटिन्यूअसली ब्लड सप्लाई प्रॉपरली चाहिए होती है ना। तो सबसे बड़ा रोल जो होता है ना, डेंजर जो साइन होता है उसका यही होता है। इसलिए बोलता है कि फैट बॉडी के अंदर कम से कम होना चाहिए। अब इसके भी अलग अलग फॉर्म होते हैं,
अलग अलग फॉर्म कैसे आपने पढ़ा ना, अरे गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल पढ़ा है ना अपन ने। तो गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वाला जो होता है ना, वो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और बैड होता है आपका LDL। ठीक है, तो ये HDL है तो कोई दिक्कत नहीं है। LDL यदि बढ़ जाता है आपके ब्लड स्ट्रीम में तो वो डेंजर साइन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फैट आपका कंपोनेंट जो है फूड सोर्सेज का वो कंप्लीट हो गया है, फैट या लिपिड के बारे में। थर्ड जो मेजर सोर्स आपका फूड का वो आता है प्रोटीन। क्या आता है, प्रोटीन। देखो प्रोटीन भी आपकी एनर्जी सोर्स होता है और इससे भी अपने को 4 कैलोरी पर ग्राम रिसीव्ड होती है एनर्जी बॉडी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है ना प्रोटीन का वो ये होता है कि एक प्रकार का एक कैटालिस्ट होता है। ठीक है, किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए भी और आपके प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए भी, उनके अंदर हेल्प करता है प्रोटीन। ठीक है, यानी कि वेरियस केमिकल रिएक्शन जनरेट करवाता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से अपने क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है आपके अदर फूड सोर्सेज का। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो एसिड बेस बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर ये फ्लूइड बैलेंस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है कि जैसे मान लो H+ आयन ज्यादा हो गए तो आपके रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, डेप्थ बढ़ जाएगी, जिससे एक्सक्रीशन ऑफ H+ आयंस हो जाएंगे, वाटर के साथ में बाहर निकल जाएगी क्योंकि CO2 एक्सपेल कर रहे हैं अपन। मैं पूछ रहा हूँ फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड का मतलब समझते हो ना, क्या मतलब होता है, जो टोटल बॉडी का फ्लूइड है जिसके अंदर ब्लड भी आपका एक पार्ट है, उसकी बात कर रहा हूँ। उसका बैलेंस कैसे करेगा बॉडी के अंदर प्रोटीन, वो पूछ रहा हूँ और बता चुका हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। मैंने नहीं बताया था आपको कि जो आपके एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, एक होता है ग्लोबिन। तो एल्ब्यूमिन जो होता है वो क्या करता है, पुल बैक करवाता है फ्लूइड का। नहीं बताया था, एल्ब्यूमिन किसका बना होता है, तो प्रोटीन का तो पार्ट है ना, तो यही तो पूछ रहा था मैं। तो जो आपकी शिफ्टिंग होती है ना, मतलब जो ब्लड जाता है सेल्स एंड टिश्यूज तक, तो आपके आर्ट्रियोल एंड और कैपिलरी बेड, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, फ्लूइड वापस जाता है, मतलब सेल्स को दे दिया ना, उसके बाद में पुल्ड बैक जो होता है ना वो आपके एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से होता है। और ये एक प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोटीन का तो पार्ट है, इसके अंदर रोल हो गया ना, फ्लूइड बैलेंस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑनकोटिक जो प्रेशर जनरेट होता है ना, ऑनकोटिक प्रेशर मेनली प्रोटीन्स की वजह से जनरेट होता है, प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। समझ गए, ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। उसके अलावा क्या करता है आपका प्रोटीन, प्रोटीन आपके इम्यूनिटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि आपकी जो डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करता है प्रोटीन। कैसे करता है, इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करेगा भाई, कोई बता सकता है? हाँ वेरी गुड, एंटीजन होते हैं उनके लिए जो एंटीबॉडी बनते हैं किसी भी एंटीजन के लिए, वो प्रोटीन की वजह से ही बनते हैं आपके बॉडी के अंदर। मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स चाहे किसी प्रकार का हो, उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट होता है। अगर सफिशिएंट प्रोटीन प्रेजेंट आपकी बॉडी के अंदर, तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की डिमांड है, जैसे मान लो इन्फेक्टिव प्रोसेस के अंदर ज्यादा होती है, तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपके प्रोटीन के बने होते हैं। अब इम्यूनोग्लोबुलिन करते क्या है, आपके डिफेंस मैकेनिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एंटीजेंस को डेस्ट्रॉय या न्यूट्रलाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सीधा सीधा आपके इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना, तो इम्यूनिटी फंक्शन भी होता है आपके प्रोटीन का। ठीक है, समझ गए। इसके अलावा जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एसेंशियल और एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो जो नॉन एसेंशियल होते हैं उन अमाइनो एसिड्स बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है, या उनकी इतनी अमाउंट जरूरी नहीं होती, उनसे इम्पैक्ट नहीं होते हैं आपकी बॉडी के प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, फंक्शनल स्टेट, जितने आपके एसेंशियल से होते हैं। तो जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है वो बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वेरियस केमिकल रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, वेरियस फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसको कैरिड आउट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं।
दो प्रकार के अमाइनो एसिड्स होते हैं और दोनों ही बॉडी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन अगर आपने नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड डाइट के अंदर नहीं भी है कुछ समय के लिए तो खास फर्क नहीं पड़ेगा। एसेंशियल अमाइनो एसिड बहुत सीवियरली इंपैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एसेंशियल जरूरी है वो बॉडी के लिए, इसीलिए इनको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोला गया है। तो ये अमाइनो एसिड्स जो फॉर्मेशन होती है वो भी आपके प्रोटीन सोर्स की वजह से ही होती है, ठीक है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो होती है बॉडी के अंदर उनके लिए भी आपका प्रोटीन नेसेसरी होता है। क्यों? क्योंकि हॉर्मोन्स का जो फॉर्मेशन होता है, बिल्डअप जो होता है या कंपोजिशन जो होता है वो भी प्रोटीन की वजह से होता है। वेरियस केमिकल हॉर्मोन्स आर ऑल्सो जनरेटेड बाई प्रोटीन, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन क्या है, जरूरी है। इसके अलावा जो आपकी जितनी भी मसल्स होती हैं, मसल की जो स्ट्रेंथ होती है या जो उनकी एक प्रकार की बिल्डअप जो होता है मसल का, वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोटीन के ऊपर, क्योंकि मसल्स बनी किसकी होती है, प्रोटीन की, ठीक है। तो मस्कुलर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी भी आपके प्रोटीन की वजह से ही होता है, समझ गए। जितने भी टाइप की कितनी मसल्स होती है, कोई बता सकता है मुझे बॉडी के अंदर टोटल मसल्स कितनी होती है? 600 फिक्स होती है। हाँ, वेरी गुड। 639 639 मसल्स होती है आपकी बॉडी के अंदर टोटल। जैसे 206 हड्डियां होती है ना, वैसे मसल्स कितनी होती हैं? 639। कोई नाम बता सकता है मेरे को 639 मसल्स का? नहीं, चलो ठीक है, आपके एनाटॉमी वाले सर बताएंगे आपको। 206 हड्डियां होती हैं टोटल, वैसे आपकी मसल्स कितनी होती हैं? 639। याद रखना टोटल बॉडी के अंदर। तो ये जो टोटल मस्कुलर डेवलपमेंट होता है वो आपके प्रोटीन का ही होता है, उसके अंदर और कोई कंटेंट नहीं होता है, समझ गए। तो ये आपके प्रोटीन्स हैं। पीईएम का नाम सुना है क्या? पीईएम, वेरी गुड। तो ये जो पीईएम है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जैसे क्वाशियोक्योर है आपका, मेरेस्मस है, तो ये सारे डिजीजेज प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, माल नरिश भी हो सकता है पेशेंट, या जो भी आपका एक कैंडिडेट है वो अगर उसके अंदर प्रोटीन सफिशिएंट इंटेक नहीं किया उसने तो। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का, फैट का मेटाबॉलिज्म इनकी वजह से होता है, मतलब कुछ ना कुछ पार्ट होता है प्रोटीन का, रोल होता है उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा मस्कुलर डेवलपमेंट नहीं होगा अगर प्रॉपर्ली इंटेक नहीं करोगे तो। स्ट्रेंथन, जो स्ट्रेंथन है आपकी एक बॉडी पार्ट की, जैसे मान लो कि अगर मैं कोई वजन उठा रहा हूँ ना, तो उसके अंदर मसल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब वो मसल बनी नहीं अच्छी तरीके से, उनके अंदर एनर्जी नहीं है, तो आपकी जो एक जो होता है ना, हाँ, कैपेसिटी ऑफ बॉडी, वो रिड्यूस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। वीकनेस देखने को मिलेगी आपकी बॉडी के अंदर इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, समझ गए। सीवियरली इंपैक्ट कर सकती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी बॉडी को।